अब देखो आपसे इस सवाल में क्या करना है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। अभी पिछली क्लास में तुमको कराया गया था अच्छी स्थिति पर, किस पे कराया गया था? अच्छी स्थिति पर। तो वहां बताया गया था कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आती है E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r की। आज हमको निकालना है किस पर? निरक्षीय स्थिति पर। तो वो होता है E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r। अब बात करते हैं कि इसकी हमको प्रूविंग करना है। इसकी क्या करना है? प्रूविंग। तो सबसे पहले एक वैद्युत द्विध्रुव बना लेते हैं हम लोग। क्या बना लेते हैं? वैद्युत द्विध्रुव मान लीजिए ये है, ये हमारा -q आवेश है, ये हमारा +q आवेश है, जिसकी लंबाई है 2l। लंबाई कितनी है? और मध्य बिंदु है इसका O। कितना सही है? अब देखो इधर वाली दिशा होती है अच्छी, ये कौन सी है? और ऊपर की तरफ की दिशा कौन सी होती है? निरक्षीय। तो हमको कहाँ ज्ञात करना है? निरक्षीय स्थिति पे। तो हम इसलिए केंद्र से मान लीजिए r दूरी पर, केंद्र से कितनी दूरी पर? r दूरी पर कोई बिंदु P है। r दूरी पर कोई बिंदु क्या है? P, जहां पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखेंगे माना एक, जो भी हमने वहां बनाया है उसको यहाँ लिख देना है। माना एक वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव AB एक ऐसे माध्यम में, एक ऐसे माध्यम में रखा, एक ऐसे माध्यम में रखा गया है जिसका परावैद्युतांक, जिसका परावैद्युतांक K है। वैद्युत द्विध्रुव -q और +q आवेशों से मिलकर बना है। इन आवेशों के बीच की दूरी 2l है। ठीक है, जो जो हमने माना है कि एक वैद्युत द्विध्रुव है हमारा, और उसका नाम हमने क्या दे रखा है? AB नाम दे रखा है। उसका नाम क्या दे रखा है? AB। जो कहाँ रखा है? एक किसी माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक है K। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव -q और +q आवेशों से मिलकर बना है, और इनके बीच की दूरी कितनी है? 2l। आगे लिखेंगे वैद्युत द्विध्रुव के, वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु, मध्य बिंदु O से, मध्य बिंदु O से निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में r दूरी पर बिंदु P स्थित है। बिंदु P स्थित है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। अब देखो आगे आपने क्या लिखा कि वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से निरक्षीय स्थिति में आप r दूरी पर एक बिंदु P है, और उसी बिंदु पर आपको वैद्युत क्षेत्र की क्या ज्ञात करना है? तीव्रता ज्ञात करनी है। अब देखो इस चित्र में ध्यान से समझना कुछ। अगर हम बात करें इस वाली लाइन से, -q के कारण यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो माइनस की तरफ होती है, तो वो किधर को आएगा? इस तरफ को आएगा। और ये बिंदु है A, तो इसको मैं नाम दे देता हूँ EA। सही है। और प्लस के कारण क्या होती है? उसके मिलाने वाली रेखा के लंबवत आगे की तरफ। तो मिलाने वाली रेखा कौन सी है? ये है। लेकिन इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र आएगा वो कहाँ को जाएगा? ऊपर की तरफ। बिंदु है B, तो इसका नाम क्या दे दोगे? सही है, एक बिंदु P है, इस आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी वो बिंदु A की तरफ को रहेगी, और इस आवेश के कारण, प्लस के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी वो B बिंदु से आगे की तरफ रहेगी। यहां तक सही है। अब इनके नाम दे दो, ये A है,
ये O है, ये B है, और वो क्या है, P है। सही यहाँ तक? अब ध्यान देखना, त्रिभुज AOP में, किसमें, त्रिभुज AOP में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या कहता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो ये प्रमेय लगा देंगे हम लोग, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब दोनों के मान देख लेना ध्यान से, आधार स्क्वायर, कर्ण क्या बनेगा, AP, तो आपको यहाँ पे आ जाएगा AP का स्क्वायर, लंब क्या बनेगा, OP, तो लंब आ जाएगा OP का स्क्वायर, और आधार क्या बनेगा, AO, तो यहाँ पे आ जाएगा। सही यहाँ तक? अब AP हमें निकालना है, AP हमें क्या करना है, तो AP निकालना, तो इसको रहने देते हैं AP का स्क्वायर। OP कितना है, O से P के बीच की दूरी है R, तो हो जाएगा R स्क्वायर, और AO कितना है, L, भाई टोटल है 2L, O है मध्य बिंदु, तो ये दूरी कितनी बचेगी, L, तो यहाँ आ जाएगा प्लस L स्क्वायर। तो अगर मैं यहाँ बात करूं कि AP कितना होगा, क्या बात करूं, तो AP हो जाएगा रूट के अंदर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इसके बाद दूसरी चीज आपको ये पता होगी कि जितना AP होगा उतना ही हमारा क्या होगा, BP होगा, क्योंकि जो बिंदु O है, वो बिंदु P है, वो मध्य बिंदु से दूरी है, कहां से, तो जितनी दूर इधर से होगा उतनी ही दूर, तो AP बराबर होगा BP के, और दोनों दूरियां किसके बराबर होंगी, R स्क्वायर प्लस, इसको मान लो समीकरण नंबर 1, यहां तक नोट कर डालो। अब देखो आगे भैया, अब ध्यान से देखना, यहां तक की बात हो गई। अब लिखेंगे -Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम सबसे पहले इस -Q के कारण देख रहे हैं कि कितनी वैद्युत क्षेत्र है। तो सूत्र क्या होता है, E = 1/4πε0 आवेश का परिमाण बटे दूरी। तो कौन सी दूरी होगी, Q से P तक की, AP, और उसका क्या होता है, दूरी का स्क्वायर। AP का मान रखने पर, AP का क्या रखने पर, मान रखने पर, तो जब AP का मान रखोगे तो E = 1/4πε0 Q/AP कितना निकला, रूट के अंदर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का स्क्वायर। सही है? अब ये रूट इस स्क्वायर को खत्म कर देगा, तो E एक बिंदु है, तो मैं इसको EA कह दे रहा हूँ, ठीक है, तो वो हमारे पास आ जाएगा 1/4πε0 Q/R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, समीकरण नंबर 2 लिखो यहाँ तक। अब इसी तरह से ये आया -Q के कारण, इसी तरह निकालेंगे +Q के कारण, तो लिखेंगे +Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब +Q के कारण, अब जो कहां पे रखा, P पर, तो B EB इक्वल हो जाएगा 1/4πε0 Q बटे जो आपका डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितनी होगी यहाँ से, BP कितनी होगी, BP, तो यहाँ पे हो जाएगा BP स्क्वायर, और BP किसके बराबर है, AP के बराबर ही है, तो वो भी कितना होगा, रूट के अंदर R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे BP का मान रखने, BP का मान रखने पर, जब BP का तुम मान रखोगे तो EB = 1/4πε0 Q/ रूट के अंदर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। हो जाएगा यहाँ तक, इधर घटा लो प्लस का। अब आगे देखना, अब इसे रूट को हटाया जा सकता है स्क्वायर से, तो आपके पास EB कितना बनेगा, 1/4πε0 Q/R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 3। अब हमको निकालना कहां पर है, बिंदु P पर, कहां पर, तो ध्यान से देखो, ये हमारा बिंदु P है, ये क्या है, एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस दिशा में है, और एक वैद्युत क्षेत्र की दिशा
ये इधर आपका क्या लग रहा है, ई ए, और इधर क्या लग रहा है, ई बी। तो अब इनका जो भी परिणामी वैद्युत क्षेत्र आएगा वो किधर को आएगा, इस दिशा को आएगा। अब मान लेते हैं कि यहां से वो एंगल कितना बना रहा है, थीटा। तो अब देखो ई ए और ई बी के मान बराबर है, ई ए और ई बी के मान क्या है, तो अगर मान बराबर है तो अगर थीटा ऊपर से बना है तो नीचे से भी कितना बनेगा, थीटा। अब इसके कंपोनेंट करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, क्योंकि इसको अब इधर कितना है इधर कितना है ये तो पता नहीं किया जा सकता, तो इसको एक्स वाई में तोड़ेंगे, किसमें तोड़ेंगे, तो जब आप ईबी को तोड़ेंगे तो ईबी का एक फंक्शन आएगा इधर, इसका नाम होगा ईबी कॉस थीटा। क्या नाम होगा, ईबी कॉस थीटा। और एक फंक्शन जाएगा ऊपर को और जिसका नाम होगा ईबी साइन थीटा। सही है। इसी तरह ई ए के दो फंक्शन होंगे, एक फंक्शन किधर आएगा नीचे और एक फंक्शन किधर को जाएगा, तो यहाँ पे आएगा ई ए कॉस थीटा, इधर क्या आएगा, और नीचे को कितना आएगा, ई ए साइन थीटा, ई ए साइन थीटा। सही यहाँ तक। अब हमें पता है ई ए और ई बी तो बराबर है, तो ये वाला परिणामी इस वाले परिणामी को खत्म कर देगा। तो अब ईपी आपके पास क्या आएगा, बिंदु पी पर ध्यान देखना, बिंदु पी पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इक्वल टू ईपी इक्वल टू, क्या मैं ये लिख दूं, भाई ये वाले फंक्शन तो कट गए, केवल कितना होगा, ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी, क्या यही परिणामी बचेगा केवल बी के पास, उधर का नोट है, नोट। ये बात याद रखो, जैसे कोई चीज है वो इस तरह से दो एंगल बना रही है, ठीक है, ये ए है, ये क्या है, तो अगर यहाँ से एंगल ये थीटा बना रहा है, एंगल कितना बना रहा है, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक इस दिशा में और एक इस दिशा में, इसको बोलोगे ए कॉस थीटा और इसको क्या बोलोगे, ए साइन थीटा। तो इधर ईबी था, तो ईबी साइन थीटा, ईबी कॉस थीटा, ये था उसके दो कंपोनेंट, ये कॉस साइन थीटा, ये कॉस थीटा, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे और ये दोनों घट जाएंगे। अब देखो ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा, तो मान रखना ध्यान से देखो, ई ए का मान इसमें लिखोगे ई ए तथा ई बी का मान रखने पर, ई ए तथा ई बी का मान रखने पर, तो बताओ ईपी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉस थीटा। ये देखो इधर ई ए सही है, ये कॉस थीटा और प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। सही है तक। अब यहाँ से सब कुछ कॉमन ले लो, तो ये देखो ये जितना लिखा उतना यहाँ पे लिखा है, तो क्या एक टर्म को हटा के मैं इसको लिख दूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू, लिखा जा सकता है। इसको ईपी इक्वल टू बेटा कितना मान लो, 1 2 3, समीकरण नंबर 4 मान लो, समीकरण नंबर कितना मान लो, 4। अब आगे देखना ध्यान सब, यहाँ से त्रिभुज एओपी से, त्रिभुज एओपी में कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है बेटा, आधार बटे कर्ण, आधार बटे, आधार बेटा क्या है एओ और कर्ण क्या है एपी। सही यहाँ तक। अब एओ की दूरी कितनी है और एपी कितना है, रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस, सही यहाँ तक। अब बस अब ये खत्म, अब लिख दो समीकरण 4 में कॉस थीटा का मान रखने पर, समीकरण 4 में कॉस थीटा का मान रखने पर, तो जब रखोगे बेटा तो ईपी इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब कॉस थीटा कितना है, एल बाई रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा एल बाई रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, क्या इसको तुम लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू 2l,
2 को इसके पास ले आए, लिखा जा सकता है। अब नीचे देखना ध्यान से क्या बचा बेटा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1, इसकी पावर तो 1 कराई जा सकती है, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2 हो जाएगी। अब हम ये जानते हैं जहां P बराबर Q इंटू 2L होता है, तो Q इंटू 2L की जगह आप P रख देंगे, तो EP इक्वल टू 1/4 पाई F साइलेंट नॉट P। और नीचे क्या हो जाएगा, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1/2 है, नंबर सेम है तो घाते जुड़ जाएंगी, और जब जोड़ोगे तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इक्वल टू कितना बनेगा, 3/2। तो उधर का नोट करो, तो हटाओ थोड़ा सा। अब द्विध्रुव के लिए यहां ध्यान समझना, द्विध्रुव के लिए, द्विध्रुव के लिए क्या होता है, आर बहुत बड़ा होता है बेटा यल से। आर क्या होता है, तो अगर यल की तुलना में आर बहुत बड़ा है तो यल स्क्वायर लगभग लगभग किसके बराबर चला जाएगा, 0 के। तो अब आपके पास ईपी कितना आ जाएगा, 1/4 पाई F साइलेंट नॉट P बाई आर स्क्वायर प्लस 0 की पावर 3/2। सही यहां तक। अब इसको तुम क्या लिख सकते हो, 1/4 पाई F साइलेंट नॉट P बाई आर स्क्वायर की पावर 3/2। इस 2 से ये 2 काटा जा सकता है। अब यहां से आपका ईपी आ गया 1/4 पाई F साइलेंट नॉट P बाई आर क्यूब न्यूटन पर कूलम। नीचे लिख देंगे, यही वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है, नोट करो। हाँ जी, कहाँ पर ये तो 1/2 वाली क्वेश्चन में जहाँ पर 2 लाइन लगा नीचे से तीसरी लाइन ऊपर, हाँ हाँ ये आर स्क्वायर है, उम्मीद रही तुम यही क्या होती है, आर स्क्वायर के बगल में एल स्क्वायर हो जाएगा। हाँ गलत लिखा, हम ये लिखते हैं गलत। ठीक है, तो ये आपके दोनों डेरिवेशन हो गए, अच्छी स्थिति पर और निरक्षीय स्थिति पर।